सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को आदाब करते हुए, सत श्री अकाल करते हुए जय भीम और लाल सलाम कहना चाहते हैं। ये जय भीम और लाल सलाम आप लोगों ने सुना होगा, ये नारे एक साथ में जेएनयू से आपने सुना होगा कि लगाए जा रहे हैं आजकल, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, या ज़मीन से जुड़े हुए, अपने हालात से, अपने कंडीशन से जुड़े हुए, मटेरियल कंडीशन से उठे हुए, एक खास वर्ग से उठे हुए, उसके बीच में से आए हुए इंटेलेक्चुअल। ऐसे दो इंटेलेक्चुअल हैं हमारे पास, भगत सिंह और अम्बेडकर। आप कई और नाम गिना सकते हैं, लेकिन भगत सिंह और अम्बेडकर को खास तौर से हम लोग आज इन्वोक करते हैं क्योंकि उनकी लड़ाई किसके लिए थी? उनकी लड़ाई सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर, सबसे दबे कुचले इंसान के लिए थी। आखिरी व्यक्ति के लिए उनकी लड़ाई थी, इसलिए हम उनको इन्वोक करते हैं। हम उन लोगों को इन्वोक नहीं करते जिन लोगों ने बात की बड़े बड़े उद्योगपतियों की, जिन लोगों ने बात की ऊंची जात को किस तरह से ऊंची जात ही बनाया जाए, कभी भी जाति का खात्मा ना हो, जिन लोगों ने उस तरह की तरकीबें बनाई, हम लोग उन लोगों को इन्वोक नहीं करते। जेएनयू इसी चीज़ का नाम है। हम लोग क्योंकि दोनों वक्ता यहाँ पर जेएनयू से ही हैं, इसलिए थोड़ी सी बात जेएनयू के बारे में अगर रखें तो हम लोग शुरुआत करते हैं 9 फरवरी की घटना से। आप लोगों ने खूब टीवी सेट पर देखा होगा किस तरह से तमाम तरह की इमेजेस को चलाया गया, झूठे झूठे वीडियो चलाए गए, ये बोला गया कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, इस तरह की पूरी साजिश चली। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप किसी को भी टीवी पर घसीट करके आप उसे आतंकवादी बता सकते हैं, आप उसे राष्ट्र विरोधी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आपका। ये अटैक क्यों? जेएनयू के ऊपर ये अटैक क्यों? अभी मुझसे पहले जगमोहन जी ने बताया कि जेएनयू में एक गांव से उठने वाला लड़का, एकदम आम शहरी, उठ करके स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन जाता है, स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जेएनयू के अंदर सेमेस्टर का फीस 250 रुपया है। जेएनयू के अंदर हॉस्टल का महाना 10 रुपया आपको देना पड़ता है। जेएनयू के अंदर 24/7 लाइब्रेरी है, आप रात भर लाइब्रेरी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जेएनयू के अंदर लड़कियों को बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के चलने की आज़ादी है। हमारे देश के सारे पॉलिटिशियन जिस बात पर अपना सर खपा रहे हैं कि ये महिलाओं की सुरक्षा होगी कैसे, कोई बोलता है कमांडो फोर्स लगा देंगे, कोई बोलता है 24/7 सीसीटीवी लगा देंगे, 15 लाख सीसीटीवी दिल्ली शहर के अंदर लगा देंगे, इस तरह की अहमकाना बातें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। इस चीज़ का सल्यूशन, इस हर एक समस्या का सल्यूशन एक मॉडल के तौर पे हम लोगों को जेएनयू में मिलता है, जहाँ पर अगर आप एक महिला हैं, आप बिना किसी डर के आप घूम सकते हैं आज़ादी से, आप रात को लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप रात को पर्चा पोस्टर चिपका सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, आप नारा लगा सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे पूछे कि आप रात के 4 बजे ढाबे पर अगर अकेली चाय पी रही हैं तो क्यों पी रही हैं। आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। पूरा जो हमारे देश के पॉलिटिशियन सर खपा रहे हैं इस बात पर कि महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा दी जाए, उस बात का 10 बातों का एक जवाब है जेएनयू मॉडल। ये जेएनयू मॉडल क्या है? आप महिलाओं को आज़ादी दीजिए, महिलाओं को बाहर जाने की आज़ादी दीजिए, और जब रात को 1 बजे सड़क पर 500 महिलाएं चल रही होंगी, उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी महिला के साथ में बदतमीजी करने की। हमें उल्टा लॉजिक मत दीजिए, हमें घर के अंदर बंद करके ये मत कहिए कि आपकी सुरक्षा घर के अंदर है। घर के अंदर सुरक्षा किस तरह से होती है हम लोगों ने देखा है। घर के अंदर महिलाओं के साथ में कितनी मारपीट होती है, कितने तरह का अब्यूज़ होता है। घर के अंदर दंगों में घुस करके महिलाओं को रेप किया जाता है, हम लोगों ने खूब देखा है। इस वक्त ये ज़रूरत है कि महिलाएं बाहर आएँ, इस वक्त ये ज़रूरत है कि दलित बाहर आएँ। जेएनयू के अंदर एक दलित लड़का ये एस्पायर कर सकता है कि वो स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बने। मुझसे कुछ दिन पहले, मुझे लगता है चंडीगढ़ में शायद एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रामा नागा आए थे। रामा नागा कौन है? अगर हम इस एक व्यक्ति के ज़रिए अगर हम लोग देखें कि किस तरह की चीज़ें जेएनयू में होती हैं और किस तरह के लोग जेएनयू में आते हैं, तो हम इस बात को थोड़ा और गहराई से समझ पाएंगे। रामा नागा एक दलित लड़का है, वो आता है देश के एक बहुत पिछड़े ज़िले से, कोरापुट नाम का डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, जहाँ पर पॉस्को आप लोग जानते हैं, एक कंपनी है जो वहाँ पर बाय हुक और बाय क्रूक अपना कब्जा जमाना चाहती है। और
वहाँ पर वो एक संघर्ष देख कर आता है, वो लंबा लोगों का संघर्ष देख कर आता है पॉस्को के खिलाफ में, जो अभी अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं कि पॉस्को को मजबूर होना पड़ा उड़ीसा में अपनी दुकान बंद करने का। वो उस आंदोलन को देख करके आता है। उसके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का पैसा नहीं है, अमिटी यूनिवर्सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी में जाने का पैसा नहीं है। अगर उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एडमिशन मिलता है, वो नहीं जा सकता दिल्ली विश्वविद्यालय। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको हॉस्टल नहीं मिलता। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका फीस 5,000 रुपया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको रहना है तो आपको अपना 12,000 रुपया माहाना देकर रहना होगा। आपको लाइब्रेरी नहीं मिलती, आप रात भर लाइब्रेरी नहीं जा सकते। आपको अपना इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना पड़ेगा महीने में 1,500 रुपया दे करके, तब जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये लड़का आता है जेएनयू में, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बनता है, पॉलिटिकल साइंस में अपनी एमफिल लेता है, और ये सरकार क्या करती है, उस पर सेडिशन का चार्ज लगा देती है, देशद्रोह का चार्ज लगाती है उस पर। आप लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमरेड कन्हैया जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनको अरेस्ट किया गया, और दो साथी कॉमरेड उमर और अलीम खान, उनको अरेस्ट किया गया, और कई सारे छात्रों पर जो है सेडिशन लगाया गया। उसमें से कॉमरेड रामानागा एक है, और ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल हैं। ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल हैं लोगों के जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो पिछड़े ज़िले से आते हैं, जो अंग्रेज़ी सही से नहीं बोल सकते, लेकिन जेएनयू उनको जगह देता है कि भले ही आप अंग्रेज़ी ना बोलें, भले ही आपका बोलचाल उस तरह का ना हो, भले ही आप बड़े बड़े टर्म्स ना गिरा सकें, आप शोध करेंगे, आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, आपका जो अपने यहाँ से आने वाला एक्सपीरियंस है, आपने, अगर कोई कन्हैया है वो अपने बिहार में देखता है किस तरह से रणवीर सेना दलितों को मारती है, मुसलमानों को मारती है। अगर कोई रामानागा है वो अपने यहाँ देखता है किस तरह से पॉस्को दमन कर रही है। उन चीज़ों का रिसर्च में आना, उन चीज़ों का एकेडमिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये पूरा अटैक जेएनयू के ऊपर है। जेएनयू के ऊपर जो एक अटैक है वो सोशल जस्टिस के ऊपर अटैक है, सामाजिक न्याय के ऊपर अटैक है। वो अटैक है एक पब्लिक फंडेड एजुकेशन पे, वो अटैक है सेक्युलरिज्म पे, वो अटैक है महिलाओं के अधिकार पे। वो कोई एंटी नेशनल, कोई नेशनल कुछ भी नहीं है, सब हवा खड़ा किया गया है। आप जानते हैं जिस वक्त पे जेएनयू का पूरा ये माहौल बन रहा था, पूरा न्यूज़ में जेएनयू को दिखाया जा रहा था, उमर खालिद को आतंकवादी बना दिया, देखते देखते जैश ए मोहम्मद को ऑपरेटिव बना दिया। उस वक्त और एक चीज़ क्या हो रही थी, अगर हम लोग उस पर ध्यान दें तो हम लोगों को समझ में आएगा कि इस देश में क्या हो रहा है। उस वक्त विजय माल्या नाम के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिन पर बहुत सारा कर्जा है। कितना कर्जा है? 9,000 करोड़ का, जिन्होंने सालों से अपने स्टाफ को जो है सैलरी नहीं दी है, लेकिन वो जाकर के तमाम तरह की अय्याशी, तमाम तरह के F1 रेस में हिस्सा लेना, तमाम तरह की गाड़ियाँ खरीदना, किंगफिशर कैलेंडर का शूटिंग करना, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे सकते हो। उस वक्त कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक, SBI जैसे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं, ये कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये आदमी देश से बाहर जाने वाला है, वो देश छोड़ के जाने वाला, वो सांसद है, बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है, ऐसा नहीं है कि कोई उसे जानता नहीं है, कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। और जिस वक्त ये मामला कोर्ट में होता है, चुपचाप से विजय माल्या को जो है देश से बाहर कर दिया जाता है। इसमें किस किस पार्टी ने, किस किस सरकार ने, किस किस सांसद ने कितना पैसा खाया होगा, किस किस मीडिया हाउस ने कितना पैसा खाया होगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी मीडिया में कोई बड़ी न्यूज़ हो, उस टाइम वो न्यूज़ ढूंढो जिसको छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। किस चीज़ को छुपाए जाने की कोशिश की थी? विजय माल्या को। और आप बोलते हैं कि कश्मीर भारत से आज़ादी मांग रहा है, मैं तो बोल रही हूँ विजय माल्या जो सांसद है उनको तो भारत से आज़ादी मिल गई, उन्होंने तो ले ली अपनी आज़ादी। अलगाववादी कश्मीरी है या अलगाववादी विजय माल्या है? वो तो अपना अलगाव, वो तो सांसद रहते रहते वो देश से चले गए, और देश की सरकार उनको बुला रही है, उनसे कह रही है कि आप आइए, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। क्या हमारे जो 56 इंच वाली छाती के प्रधानमंत्री हैं उनको ये पता नहीं था? क्या उनको पता नहीं था? इतना इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन, इतना बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक इतना बड़ा डिफॉल्टर, एक इतना बड़ा लोन डिफॉल्टर देश से बाहर जा रहा है और आपको पता नहीं चलता। आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं? ऐसा बोला जाता है नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत 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 सब कुछ बहुत बहुत है। तो फिर कैसे ये होता है कि 3 दिन तक आपकी नाक के नीचे दंगा चलता है गुजरात में और आपको पता नहीं चलता? आपके MLA से लेकर कॉरपोरेटर तक सब उसमें शामिल होते हैं,
आपके राइट हैंड मैन उसमें ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो। आपकी पुलिस उसमें फ्री हैंड देती है दंगाइयों को और आपको पता नहीं चलता। इस वक्त देश में एक ऐसी सरकार है जो उन लाशों के ढेर के ऊपर पांव रखकर संसद में बैठी हुई है। 300 एमपी, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं, उनमें से एक भी माइनॉरिटी नहीं। ये ऐसी सरकार है। इस सरकार से ये उम्मीद करना कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स को गारंटी करेगी, ये विकास करेगी, ये एकदम गलत है। ये सरकार धोखेबाज नहीं है। कौन कहता है ये सरकार झूठ बोलती है, ये धोखेबाज है? एकदम धोखेबाज नहीं है। उन लोगों ने साफ साफ बोला है हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस बात से उन्होंने कब उन्होंने इस बात को मना किया? कभी मना नहीं किया। एकदम साफ साफ बोलते हैं। उनकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, वो जाकर के कहती है कि भगवत गीता को नेशनल बुक बना देना चाहिए। क्या मतलब है भगवत गीता? क्यों? यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर तमाम तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, नास्तिक, आप भगवत गीता को क्यों नेशनल बुक बनाना चाहते हैं? आप जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो आप बदलाव कर रहे हैं, उसमें उसकी जो प्रस्तावना है, उसका जो प्रियम्बल है, उसमें आप लोग चेंज करना चाहते हैं, उसमें आप सोशलिस्ट वर्ड निकालना चाहते हैं, सेक्युलर वर्ड निकालना चाहते हैं। ये सब कुछ आप कर रहे हैं। इन्हीं की एक और मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति। सब साधु और साध्वी बने हुए हैं, सब यही पाखंड कर रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जो राम को मानने वाले हैं यानी कि हिंदू, वो तो रामजादे हैं, और जो राम को नहीं मानते हैं वो हरामजादे हैं। उन पर कोई सेडिशन का केस नहीं लगता। आप देखिए कि किस तरह की बात है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर हिंदुस्तान, उसको फर्क पड़ता है कि एक दिल्ली के छोटे से विश्वविद्यालय में 4 लोग जो वहाँ के स्टूडेंट भी नहीं हैं, वो बैठ के अगर कुछ नारा लगाते हैं, क्या आपको लगता है इससे सरकार को कुछ फ़र्क पड़ता है? इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनके अंदर कैबिनेट के अंदर बैठे हुए मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर बैठे हुए मंत्री, यूनियन मिनिस्टर इस तरह के बयान देते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, उन पर कोई हेट स्पीच का केस नहीं लगता, तो फिर इससे उनको किस तरह का फ़र्क पड़ता है? अगर सिर्फ बोलने के लिए, अगर किसी एक्शन के बिना कुछ बोलने के लिए, कुछ चिल्लाने के लिए अगर किसी को अंदर करना है तो पहले योगी आदित्यनाथ को कीजिए, पहले साक्षी महाराज को कीजिए, जो कहते हैं हिंदू औरतों को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप गन फैला रहे हैं सोसाइटी में। हमको एक नैरेटिव दिया जाता है, एक जो हम लोग यूजुअली जिस तरह से हम लोगों को दिखाया जाता है कि प्रोग्रेस का एक नैरेटिव दिया जाता है कि प्रगति, आज देश ऐसा है, आज देश में जाति व्यवस्था है, आज महिलाओं के साथ में रेप होता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बदलेगी। कहीं पर के जाके कोई ऐसा दिन आएगा जब महिलाओं के साथ में रेप होना बंद हो जाएगा। कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, छुआछूत खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने देखा है, और अगर इतिहास को हम लोग ठीक से पढ़ें तो हम लोगों ने देखा है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म किस तरह से की जाती है। मेरा ये अंदेशा है कि 2019 का इलेक्शन भाजपा नहीं होने देगी। अगर उन्हें लगेगा कि वो लोग जीत रहे हैं, जिसका अभी मुझे बहुत कम संभावना लग रही है, तो वो इलेक्शन करवाएंगे बढ़िया से, अपना मीडिया मैनेज करके फ्रंट पेज पे फोटो देके, जी न्यूज़ जैसे, टाइम्स नाउ जैसे लोगों को खरीद करके, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को खरीद करके वो प्रधानमंत्री दोबारा से बन जाएंगे। लेकिन अगर भाजपा को थोड़ा सा भी एहसास होता है कि हम लोग नहीं जीत सकते हैं तो क्या होगा, और उस सिचुएशन के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। वो जगह जगह पे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करवाएंगे, जहाँ जहाँ मोदी को जाना होगा वहाँ पे छोटा मोटा सा ब्लास्ट करवाएंगे। उसमें कोई मरेगा नहीं, उसमें हो सकता है उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मरे, मोदी नहीं, मोदी को कुछ नहीं होगा। लेकिन जगह जगह ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखिए मोदी पर किस तरह से अटैक करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से गुजरात में किया गया। गुजरात में सीरीज ऑफ फेक एनकाउंटर्स किया गया। ये फेक एनकाउंटर्स किस लिए हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से कुछ मुसलमान जो है वो हमारे विराट हिंदू मोदी जो हैं उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। यही नैरेटिव, एग्जैक्टली यही नैरेटिव बनाया जाएगा। जगह जगह ब्लास्ट कराए जाएंगे, कुछ मुसलमानों को उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। फिर 11 साल बाद, 20 साल बाद, 16 साल बाद वो छूटे, किसको फ़र्क पड़ता है? किसको फ़र्क पड़ता है? और इसी पूरी प्रक्रिया में या तो वो लोग इलेक्शन जीत जाएंगे, और अगर उन्हें फिर भी लगा कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं तो वो इस देश में इमरजेंसी लगाएंगे।
ये इमरजेंसी डिक्लेयर होगी या अनडिक्लेयर होगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश करेंगे ये लोग बोल करके कि एक बहुत बड़ा इंटरनल थ्रेट है, इस्लामिक थ्रेट है, टेररिस्ट थ्रेट है, या तो हम लोग पाकिस्तान के साथ में वॉर में चले जाते हैं या तो हम लोग जो है इलेक्शन को बंद करवा देते हैं। इस तरह की जो है सिचुएशन पैदा कर दी जाएगी। भाजपा जब इलेक्शन जीतती है तब थोड़ी सी बेहतर होती है, जब इलेक्शन हारती है उस वक्त उनका दिमाग खराब हो जाता है, जगह जगह दंगे करवाते हैं। उसका प्रोसेस आप लोग देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, आजमगढ़ में दंगा होना शुरू हो चुका है, मथुरा के अंदर क्या हो रहा है हम लोग नहीं जानते, लेकिन उसको एक तरह का शेप दिया जाएगा कि मुसलमानों ने मारा। इस तरह से बोला जा रहा है कि शामली में एक गांव है कैराना में हम लोग गए थे, जिस वक्त अकबर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद हम लोग कई बार उस एरिया में गए और कैराना में हम लोगों ने क्या देखा, वहाँ पर सभी भट्टियाँ जो हैं वो जाटों की हैं, सभी जो शुगर केन के फील्ड्स हैं वो जाटों के हैं, और उसमें काम कौन करते हैं, दलित मुसलमान। और ज़बरदस्त तरीके के डर में वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। और कुछ दिन पहले hindupost.in नाम की वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल आता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि कैराना में हिंदू बहुत डर में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर में रह रहे हैं। और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था, ठीक उसी तरह से जो है हिंदुओं को यहाँ से भगाया जा रहा है। वो न्यूज़ पढ़ के मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने जो कैराना देखा है, मैंने जो शामली देखा है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। जब एक हिंदू मेजॉरिटेरियन सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जब 80 MP यूपी के अंदर भाजपा के हैं, जब उस क्षेत्र में एक दंगा हुआ है जिसमें पूरे मुसलमानों को डिस्प्लेस किया गया है, तब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हिंदुओं को वहाँ से डर के मारे भागना पड़े। लेकिन ये न्यूज़ किसी टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आती, किसी हिंदुस्तान टाइम्स में नहीं आती, ये एक छोटे से वेबसाइट में आती है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिससे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा न्यूज़ छाप कैसे दिया, कोई उससे पूछेगा नहीं। लेकिन इस न्यूज़ को पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमाया जाएगा, इसको जगह जगह पूरे संघ के सर्कल्स में घुमाया जाएगा और इसको बहाना करके पूरे यूपी में दंगे करवाए जाएंगे। एक और न्यूज़ आर्टिकल चल रहा है, ये बोला जा रहा है कि 2061 तक, ये 2061 का आंकड़ा कहाँ से आया हम लोग नहीं जानते, बोला जा रहा है कि 2061 तक जो पूरा वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी पे पूरा मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मुसलमान इतने बढ़ जाएंगे नंबर में कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान बन जाएगा और हिंदू पॉपुलेशन जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा है। आप और चीज़ें देखते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से यूपी के अंदर राम मंदिर का अभी फिर से जो है बोगी शुरू हो जाएगा। मेरा एक प्रश्न है भाजपा से, अगर आपके 300 MP हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से 80 MP आपके शायद यूपी में से ही हैं, तो आप राम मंदिर बनवा क्यों नहीं देते? राम मंदिर बनवा दीजिए, उसके बाद में अस्पताल बनवाइए, उसके बाद में स्कूल बनवाइए, उसके बाद में कॉलेज बनवाइए, उसके बाद में बस स्टॉप बनवाइए, उसके बाद में ट्रेन सर्विस खुलवाइए उन एरियाज में जहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँचती है, जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती, जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता। राम मंदिर से इतना आपका फैसिनेशन क्या है? राम मंदिर अगर बनवाना है बनवा दीजिए, लेकिन राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। वो राम मंदिर कब बनेगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो हर इलेक्शन से पहले लोगों को मारने के लिए, लोगों को काटने के लिए उछाला जाएगा, ये हम लोग ज़रूर जानते हैं। अभी यहाँ पे भी इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे, इनके पास फॉर्मूलाज की कोई कमी नहीं है। और जो मुझे टॉपिक दिया गया है, बहुत कठिन टॉपिक है, उसको मैं इसी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे बोला गया है इस पर बोलने के लिए कि जो नवोदारवाद है और जो हिंदुत्व है वो किस तरह से आज के टाइम में हो रहा है और उसमें जो मानव अधिकारों की स्थिति है क्या है। इसको अगर हम लोगों को समझना है, हम लोग फिर से एक बार JNU के एग्जाम्पल पर जाते हैं। JNU पर अटैक सिर्फ JNU पर अटैक नहीं है, वो कुछ वैल्यूज़ पे अटैक है, सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो जितने भी पब्लिक फंडेड शिक्षा संस्थान हैं उन सब पर अटैक है। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर 10 लड़के भूख हड़ताल पे बैठे थे। वो लोग क्या मांग रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि जो 24/7 साइबर लाइब्रेरी है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए, यानी रात को पढ़ने का, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का अधिकार मांग रहे हैं। वो लोग तो आज़ादी भी नहीं मांग रहे हैं, उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है, उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। ये सब कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 25 छात्रों को अरेस्ट किया गया, 2 टीचर्स को अरेस्ट किया गया, 1 मीडिया पर्सन को अरेस्ट किया गया। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर 3 छात्र जिन्होंने RTI डाला था कि जो यहाँ पे धांधली हो रही है, जो यहाँ पे पैसे का गड़बड़ हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उस पर उन्होंने RTI डाला था। उस जुर्म में उन तीनों को रस्टिकेट कर दिया गया। अभी उनका रस्टिकेशन वापस हो गया है, लेकिन उन तीनों को रस्टिकेट कर दिया गया। ये जो ये रस्टिकेशन का पॉलिटिक्स है, ये पूरे देश भर में चल रहा है।
उसके साथ साथ में एक और पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसका हमने शुरुआत FTII से नहीं, वो FTII से पहले भी और जगह हो रहा था। आप अगर देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, वहाँ पर उसके चीफ किसको बनाया जाता है? वाई सुदर्शन राव। वाई सुदर्शन राव किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वो कहते हैं जाति व्यवस्था हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी है, जाति व्यवस्था एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, वो बढ़िया सोशल सिस्टम है। इस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, इसलिए उनको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चीफ बनाया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का जिसको चीफ बनाया जाता है, वो कहते हैं कि मोदी भगवान। ऐसे लोगों को जिनकी कोई भी एकेडमिक योग्यता नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है उस क्षेत्र से, ना ही हिस्ट्री से, ना ही कल्चर से, उन लोगों को बना दिया जा रहा है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से गजेंद्र चौहान को बिठाया गया। क्या वो लोग सिर्फ गजेंद्र चौहान को पसंद नहीं करते थे, उनकी शक्ल पसंद नहीं करते थे इसलिए विरोध कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ ये एक अपॉइंटमेंट नहीं थी, और भी 5 अपॉइंटमेंट्स थी। अनगा घाइसेस, नरेंद्र पाठक और कुछ लोगों को जो है FTII के बोर्ड में जो है शामिल कर दिया गया था। उन लोगों की योग्यता क्या है? इन सब लोगों की, अनगा घाइसेस, नरेंद्र पाठक, गजेंद्र चौहान, इन सब लोगों की योग्यता क्या है? इन सब लोगों की योग्यता ये है कि इन्होंने मोदी के लिए कैंपेन किया। ठीक इसी तरह से JNU के अंदर हम लोग देखते हैं एक वाइस चांसलर को लाया जाता है, जो 27 जनवरी को वो वाइस चांसलर बनते हैं। 12 फरवरी को वहाँ के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट अरेस्ट होते हैं। फिर 10 मई को एकेडमिक काउंसिल से वो भाग जाते हैं, वो दौड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जब एकेडमिक काउंसिल के अंदर सारे टीचर ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स का रस्टिकेशन आप वापस ले लीजिए, उनको समझ में नहीं आता है वो क्या करें। उनको करना ये चाहिए था कि एकेडमिक काउंसिल जो बोल रहा है, एकेडमिक काउंसिल का जो यूनानिमस सेंस है, उसको इम्प्लीमेंट करें और लोगों को जो रस्टिकेट किया गया है, निलंबित किया गया है, उनको वापस ले लें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो भाग जाते हैं। लिटरली वो दौड़ने लगते हैं और स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे हैं सर मीटिंग कंडक्ट कीजिए, आप क्यों भाग रहे हैं? ऐसे ऐसे संघी पपेट्स को, ऐसे ऐसे कठपुतली फिगर्स को हमारे सर पे बिठाया दिया जा रहा है। उनके चार्ज लेने के 2 महीने के अंदर अंदर इतनी भयानक भयानक चीज़ें होती हैं। और अब क्या होने जा रहा है? अब जो होने जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा जो हाल ही में दूसरा एकेडमिक काउंसिल हुआ, जब वो भागे उसके बाद में उनको एकेडमिक काउंसिल दोबारा से करना पड़ा। उसमें वो कहते हैं कि JNU में पार्ट टाइम कोर्सेज शुरू कर देने चाहिए, पार्ट टाइम कोर्स शुरू कर देना, क्रैश कोर्स शुरू कर देना चाहिए इंडियन कल्चर पर, योगा पर। क्या JNU इस चीज़ के लिए बना है कि क्रैश कोर्स करवाए? क्रैश कोर्स तो सब जगह हो ही रहे हैं, पूरे देश भर में क्रैश कोर्स ही चल रहा है, लेकिन JNU क्यों? ये तब हम लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग इसको एक पैटर्न की तरह देखेंगे। ये पार्ट टाइम कोर्सेज सिर्फ JNU में नहीं शुरू किए जा रहे हैं, FTII में पार्ट टाइम कोर्सेज शुरू करने की कोशिश हो रही है मेकअप के अंदर, कैमरा को कैसे पकड़ना है उसके ऊपर। और जो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो एक विजन के साथ में ऑपरेट करता है, जो फिल्म के क्षेत्र में एक क्रिएटिव इंटरवेंशन करने के लिए बना है, उसको एक डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की पूरी साजिश चल रही है। और ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? वहाँ पे FTII के अंदर भी 35 छात्रों को, वहाँ पे सिर्फ 200 छात्र हैं, वहाँ पे 35 छात्रों के ऊपर चार्जशीट है। आप पहले यूनिवर्सिटीज़ को बदनाम कीजिए, पहले कहिए यहाँ पर एंटी नेशनल है। उन लोगों ने जब गजेंद्र चौहान का विरोध किया, उन लोगों को बोला गया वो नक्सली है। हम लोगों ने जब 3 महीने तक धरना दिया UGC के बाहर, हम लोगों को बोला गया आप एंटी नेशनल हैं। हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई रोहित वेमुला के लिए, हम लोगों को बोला गया आप एंटी नेशनल हैं। अब आप ये बताइए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो 10 छात्र 24/7 लाइब्रेरी मांग रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या वो भी एंटी नेशनल है? अगर ऐसा होने वाला है, अगर इस तरह की चीज़ की जा रही है, तो हम लोगों को ये नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म के डिबेट से बहुत बढ़िया तरीके से एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक इस तरह का सिचुएशन बन रहा है जहाँ पर आप किसी को भी बस एंटी नेशनल बोल दीजिए, फिर आप उनके साथ में कुछ भी करें, आप उनको मार दें, आप उनको काट दें, आप उनको बाहर करें, आप उनको गोली मार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें हमारा ह्यूमन राइट कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक ऐसी सरकार है जो लाशों के ढेर के ऊपर से चल करके संसद में आई है। इसके लिए मानव अधिकार की कोई अहमियत नहीं। हम लोगों ने देखा दादरी में किस तरह से सिर्फ ये बोलकर कि एक आदमी के फ्रिज में मटन था और उस मटन को बीफ बता करके किस तरह से उनको मारा गया। और क्या दादरी के केस में किसी को भी सज़ा हुई है? नहीं, सबको छोड़ दिया गया है। इसी तरह से साध्वी प्रज्ञा को छोड़ दिया गया है। अभी बहुत सारे और लोगों का छोड़ा जाएगा। अभी जैसे गुलबर्ग सोसाइटी मैसेकर जो गुजरात में हुआ, उसमें क्या हुआ? 60 लोग थे,
60 लोगों ने जाकर के एक मैसेकर किया, एक नरसंहार किया, और उसमें सिर्फ 11 लोगों को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जाता है और कहा जाता है इनको हम लोग फांसी देंगे। हम लोग फांसी का विरोध करते हैं। हम लोग नहीं मानते कि वो 11 हिंदुत्ववादी जो लोग हैं जिन लोगों को कन्विक्ट किया गया उनको फांसी देने से कुछ बदलेगा, ये हम लोग नहीं मानते हैं। बल्कि हम लोग यहाँ से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग जुडिशरी को ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी मत दीजिए। फांसी देने से आप किसी को खुश नहीं कर सकते। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? 60 लोग जाते हैं, एक नरसंहार करते हैं, उसमें से आप 36 लोगों को छोड़ देते हैं, जिसमें बिपिन पटेल जो 4 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं बीजेपी के, उनको आप छोड़ देते हैं। 24 लोगों को आप कन्विक्ट करते हैं। उन 24 में से आप ज़्यादातर लोगों पर जो है कुछ माइनर चार्ज लगाते हैं और 11 लोगों को मर्डर के लिए कन्विक्ट करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम इन 11 लोगों को फांसी देंगे। इससे कुछ नहीं बदलेगा। जिन लोगों को इम्यूनिटी मिलनी थी उन लोगों को इम्यूनिटी मिल रही है। तब वो गुजरात में सरकार चलाते थे, अभी वो केंद्र में सरकार चला रहे हैं। अगर आपको पकड़ना है उनको पकड़िए, सब लोगों को कन्विक्ट कीजिए, 60 के 60 लोगों को कन्विक्ट कीजिए, और उनको जो लोग ऑर्डर दे रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनको भी कन्विक्ट कीजिए। तब हम लोगों का जुडिशरी पर फेथ रेस्टोर होगा। किसी को फांसी देने से, 4 लोगों को उठाकर, 2 लोगों को उठाकर फांसी देने से कुछ नहीं बदलने वाला। हम लोग फांसी का सैद्धांतिक रूप से हम लोग उसका विरोध करते हैं, और हम लोग जानते हैं फांसी किसको मिलती है। क्या फांसी उन लोगों को मिलेगी जो उस वक्त पे पूरा सरकार चला रहे थे? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फांसी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो लोग उस लाशों के ढेर पर उठ करके प्रधानमंत्री बन गए उनको फांसी नहीं मिलेगी। तो फिर फांसी किस काम की? आप फांसी सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो छोटे छोटे प्यादे होते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की रिपोर्ट है, द डेथ पेनल्टी प्रोजेक्ट करके उनकी रिपोर्ट आई है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। वो दिखाता है किस तरह से फांसी की सज़ा को इस देश में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग अपना लीगल डिफेंस नहीं करते, यानी कि कहने को गरीब लोग। इन लोगों के खिलाफ में आप कानून का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को नहीं चाहिए ऐसी फांसी की सज़ा। सब लोगों को कन्विक्ट कीजिए। माया बुदनानी को आपने बेल पर पार कर दिया है, उनको वापस अंदर कर दीजिए। बाबू बजरंगी जो है उनको, अगर आप उनसे कुछ उगलवा सकते हैं। बाबू बजरंगी ने स्टिंग ऑपरेशन में कहा कि नरेंद्र भाई हम लोगों को बचा लेंगे। नरेंद्र भाई अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर आप बाबू बजरंगी को फांसी भी दे देते तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो गुजरात मॉडल जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रेप्लिकेट किया जाएगा, वो मॉडल क्या है? वो गुजरात मॉडल ये नहीं है कि बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाएगी। वो गुजरात मॉडल ये नहीं है कि बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी। गुजरात मॉडल साफ तौर पर ये कहता है कि हम लोगों को जो इक्वेशन चाहिए होगी उस इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे। और यही चीज़ अभी हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए वहाँ पे 50% रिजर्वेशन है। वहाँ पर संघी क्या बोल रहे हैं, जो RSS वाले हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे OBC को भी रिजर्वेशन दीजिए। सही बात है, हम लोग मानते हैं कि SC/ST को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, OBC को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बारीक पॉइंट है जो हमें समझना पड़ेगा। OBC रिजर्वेशन की बात सिर्फ वहाँ की जा रही है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। OBC रिजर्वेशन की बात सिर्फ वहाँ पे की जा रही है जो 50% जहाँ पे आरक्षण SC/ST के लिए है, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। जहाँ पर OBC रिजर्वेशन मिल रही है, यानी JNU, वहाँ पे उसको स्टगल करने की पूरी साजिश चल रही है। पूरा संघ वहाँ पे लगा हुआ है ऐसी तरकीबें ढूंढने में कि OBC का सारा सीट जो है वो जनरल में कन्वर्ट किया जाए। आप वहाँ पे OBC रिजर्वेशन की बात कीजिए ना, वहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ SC वर्सेस OBC, माइनॉरिटी वर्सेस OBC, यही आपको जहाँ पे करना है वहाँ पर आप लोग OBC रिजर्वेशन की बात क्यों करते हैं? एक और प्रश्न, रिजर्वेशन सिर्फ पब्लिक सेक्टर में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जानते हैं रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मंडल 2 को लाया गया एक हाथ से न्यू लिबरल प्राइवेटाइजेशन, इस सब को लाया गया। तो जो हमारी नई एमिटी यूनिवर्सिटी बन रही है, शारदा यूनिवर्सिटी बन रही है, लवली यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें आरक्षण है कहाँ? इसके बारे में भाजपा का क्या कहना है? क्या वहाँ पे OBC रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आपको अगर बात करनी है जाकर के पहले वहाँ पे OBC रिजर्वेशन की बात कीजिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग सभी के पक्ष में हैं, SC/ST OBC सब रिजर्वेशन मिले, लेकिन लोगों को आपस में बांटिए मत, लोगों के बीच में आप जहर मत फैलाइए। मैं अपनी बात को बहुत
बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, बहुत ज़्यादा इधर उधर कर दिया, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को टोटलिटी में देखें और अभी जो शिक्षा पर अटैक हो रहा है उस पर ले जाकर हम लोग इसको समझें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो इस बात का थोड़ा सा सेंस बनने लगेगा जिन सब चीज़ों को मैं बोल रही हूँ। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सब तरह की बातों के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप कश्मीर की आज़ादी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ऐसा कहा जाता है आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप एलटीटी के बारे में बात नहीं कर सकते, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हमें लगता है कि अगर इस देश की मेजॉरिटी जनता युवा जनता है तो उनको पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए हर प्रश्न के बारे में बात करने का, चाहे वो कितना कंट्रोवर्शियल हो, चाहे वो किसी को कितना चुभता हो, चाहे उससे कौन अपसेट होता हो। हम लोगों को बात करने की आज़ादी होनी चाहिए और ये आज़ादी जेएनयू में हम लोग देखते हैं कि है। जेएनयू में कोई किसी की पिटाई नहीं करता, कोई किसी का मुंह नहीं काटता, कोई किसी को जान से नहीं मारता, सब लोग अपना डिस्कशन करते हैं। और कहा जाता है कि वो लेफ्ट डोमिनेटेड कैंपस है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें ये लेफ्ट डोमिनेटेड का क्या मतलब है। जेएनयू एकमात्र ऐसी जगह है, जेएनयू एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर फार लेफ्ट से लेकर फार राइट तक हर तरह की आइडियोलॉजी है और रोज़ नए नए संगठन बन रहे हैं। कभी ट्रांसजेंडर ग्रुप्स अपना संगठन बनाते हैं, कभी एलजीबीटी ग्रुप्स अपना संगठन बनाते हैं, कभी मुस्लिम युवा अपने इश्यूज़ को उठाने के लिए अपना संगठन, अपना फोरम वहाँ पर बनाते हैं, कभी आइडेंटिटी ग्रुप्स SC ST इश्यूज़ को उठाने के लिए अपना फोरम बनाते हैं। किसी पे कोई रोक टोक नहीं है, सब तरह का पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ इन लोगों को खलती है, ये चीज़ इन लोगों को पसंद नहीं आती है। पूरे देश भर में क्या कोशिश हो रही है कि स्टूडेंट यूनियंस को ख़त्म किया जाए, और किया ही गया है। आप लोग देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर ये अटैक नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमेशा सरकारी संगठन ABVP और NSUI जैसे जो स्टूडेंट्स के नुमाइंदे नहीं हैं, वो अपनी सरकारों के नुमाइंदे हैं, वो लोग हमेशा बैठे रहते हैं। NSUI ABVP वहाँ पे यूनियन में रहता है, वो कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन हम लोग उठाते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं। वहाँ पे पूछा जाता है कि आपने याकूब मेमन को फांसी क्यों दी। वहाँ पर पूछा जाता है कि आपने रिजर्वेशन को स्टगल क्यों किया। वहाँ पे पूछा जाता है कि आपने निजीकरण को क्यों लाया। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ बाउंड नहीं है, कोई भी सवाल अनटचेबल नहीं है। हर कोई सवाल आप पूछ सकते हैं और उसी को ख़त्म किए जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितना पिछड़ा क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो प्रधानमंत्री बनने का, एवरीवन कैन एस्पायर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सोच सकता है। लेकिन थियोरेटिकली तो सोच सकता है, थियोरेटिकली मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, आप भी सोच सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स पूरे देश में हैं उनको आपको केटर करना पड़ता है। जो ब्राह्मण बनिया बिजनेस मॉडल यहाँ पे चल रहा है उसके साथ साथ में आपको चलना पड़ता है, तभी जा करके जो है आप कुछ कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, चाहे किसकी सरकार आए व्यवस्था वही रहती है, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब किसी भी व्यवस्था से लड़ते नहीं है। वो जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसी पर जा करके कभी ये इक्वेशन बना के, कभी वो इक्वेशन बना के, कभी ये इक्वेशन बना करके लड़ते हैं और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब लोग वो बनते हैं। लेकिन जेएनयू एक ऐसी जगह है, और खास करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर पिछड़े तबके से आने वाले लोग, जिनका कोई सोशल कैपिटल नहीं है, जिनका कोई कल्चरल कैपिटल नहीं है, जिनका कोई पैसा नहीं है, वो जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं और वो जाकर के अध्यक्ष बन सकते हैं। जेएनयू के अंदर आपको कोई मनी, मसल, मीडिया, इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको हॉस्टल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, एक एक व्यक्ति के कमरे में जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, मुद्दों पे बात करनी पड़ती है, तब जाके आप इतना हिम्मत कर सकते हैं कि आप उसके वोट पर दावेदारी कर सकें, आप उससे वोट मांगने की हिम्मत कर सकें। डेमोक्रेसी तो ऐसी होनी चाहिए। और इसीलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और खासकर जेएनयू से ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो लोग इस सोशल कैपिटल के बिना, इस पूंजी के बिना, इस मीडिया के सपोर्ट के बिना, इस गुंडों के सपोर्ट के बिना वो लोग बनते हैं, वो लोग स्टूडेंट यूनियन लीडर बनते हैं। और ये बात इन लोगों को पसंद नहीं आती। जब एक कन्हैया जेल से बाहर निकलकर मोदी पर अटैक करते हैं तो मोदी हिल जाते हैं। उसके बाद से वो जो है जेएनयू में हाथ डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अगर ऐसे 10 लड़कों को और पकड़ लिया और उन्होंने 10 और ऐसे भाषण दे दिए और उनकी सरकार गिर जाएगी। इस बात से इनको डर लगता है, इसलिए स्टूडेंट यूनियंस को बैन करने की पूरी साजिश चल रही है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरा एक न्यू लिबरल मॉडल जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जेएनयू के अंदर पार्ट टाइम कोर्सेज लाने की कोशिश की। इंडियन कल्चर, व्हाट इज़ इंडियन कल्चर, क्या है इंडियन कल्चर? क्या आप इंडियन कल्चर में ये पढ़ाने के लिए तैयार हैं कि दलित और आदिवासी जो है वो बीफ खाते हैं, उनको बीफ से कोई दिक्कत नहीं है?
अगर पढ़ाने के लिए तैयार है तो पढ़ाइए इंडियन कल्चर। क्या आप इंडियन कल्चर में ये पढ़ाने के लिए तैयार हैं कि महिलाओं को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए? अगर आप ये पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो जाकर के पढ़ाइए इंडियन कल्चर, नहीं तो इंडियन कल्चर मत कीजिए। कल्चर को बेचने के नाम पर अपनी सत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप इंडियन कल्चर पर। लेकिन अकेले वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। उन्होंने देखा है पिछले 20 साल में जब पूरे देश में निजीकरण हुआ, यूनिवर्सिटीज़ को, कुछ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को बचाया गया, जिसमें JNU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें FTII है, और कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पब्लिक फंडेड एजुकेशन को जो है बचाया गया। पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी युवा पॉपुलेशन है जिसका एजुकेशन कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी अंबानी और अदानी आकर नहीं लेंगे। जिनको वोट मिला है, जिनको हम टैक्स देते हैं, वो लोग जिम्मेदारी लेंगे कि किस तरह से हमारे देश के बच्चे पढ़ें। और इसी मॉडल को तबाह करने के लिए, इसी मॉडल को तबाह करने के लिए जहाँ से लोगों के पक्ष में रिसर्च होती है, जहाँ से ऐसे छात्र नेता उभर करके आते हैं जो कोई भी सवाल पूछने से डरते नहीं हैं, इस मॉडल को ख़त्म करने के लिए जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आप ये सब कुछ देखते हैं, अरेस्ट वगैरह देखते हैं, लोगों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये सब कुछ आप लोग देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसका एक सेक्टराइजेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ABVP के जितने पुराने छात्र नेता, पहले तो उनको छात्र नेता कह नहीं सकते हैं, वो आधा टाइम तो गुंडागर्दी करते रहते हैं, जो ABVP के जितने भी पुराने मेंबर हैं उनको अभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो लगाया जा रहा है। इसी तरह से जगह जगह ये लोग अपने लोगों की भर्ती कर रहे हैं, RSS के कोर कैडर को भरने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के अंदर आप लोग देख रहे पूरा भगवाकरण हो गया है। लेकिन ये भगवाकरण, ये सिर्फ भगवाकरण नहीं, इसमें जो मैं बार बार इक्वेशन की बात कर रही हूँ, वो इक्वेशन यही है, कि आप एक मॉडल प्रोजेक्ट कीजिए, हिंदुस्तान का एक मॉडल प्रोजेक्ट कीजिए, नेशनलिज्म का एक मॉडल प्रोजेक्ट कीजिए। वो मॉडल कैसा होगा? वो मॉडल ऐसा होगा कि जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। दलितों को वही सब काम करने पड़ेंगे जो वो करते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलित तो बहुत ऊंचा काम करते हैं, स्वच्छ भारत के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो लोग नालियाँ वालियाँ साफ करते हैं। उसमें उन लोगों के लिए में कोई जगह नहीं है, उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इनके सभी मंत्री, इनके सभी MP किस किस तरह के स्टेटमेंट महिलाओं के बारे में देते हैं वो हम लोगों ने देखा है। इनके जो ट्विटर पर, फेसबुक पर जो इनके ट्रोल्स हैं, वो आकर के माँ बहन की गाली के बगैर वो लोग बात ही नहीं कर सकते। आप फेसबुक पर कुछ लिख दीजिए, 2 मिनट के अंदर उसमें 50 संगी आकर के माँ बहन की गाली लिखना शुरू कर देंगे। उसमें महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके हिंदू राष्ट्र में। इन लोगों ने साफ साफ बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, लेकिन जिसमें फॉरेन पूंजी जो है उसका निवेश होगा, इससे उनको कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हम लोग याद करें कि किन सिद्धांतों के साथ में हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इस देश के लोगों ने किस चीज़ से आज़ादी मांगी थी? इस देश के लोगों ने इंपीरियलिज्म से, ब्रिटिश राज से आज़ादी मांगी थी, साम्राज्यवाद से आज़ादी मांगी थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि जो पूरा शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो विश्व व्यापार संगठन WTO का हस्तक्षेप हो रहा है, जो वर्ल्ड बैंक का हस्तक्षेप हो रहा है, क्या वो हमारी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन नहीं करता? क्या वो हमारी स्वतंत्रता को कमज़ोर नहीं करता? एकदम करता है। और अगर कोई नेशनलिज्म है, पहले तो ये नेशनलिज्म बड़ा प्रॉब्लमेटिक टर्म है, लेकिन अगर सच में कोई नेशनलिज्म है, अगर सच में कोई राष्ट्रवाद है, तो वो सबसे पहले जाकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। जो वर्ल्ड बैंक हमसे कहता है कि तुम 2% से ज़्यादा शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकते हो, तुम किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते हो, आप पहले उसकी बात कीजिए, उन एंटी नेशनल लोगों की बात कीजिए जिन्होंने नवोदारवाद की ये नीतियाँ लाई, जिसमें ये कहा जाता है कि आप किसानों को सब्सिडी मत दीजिए, आप बच्चों को शिक्षा मत दीजिए, आप सरकारी अस्पताल मत खुलवाइए और जितने हैं उनको भी बंद कर दीजिए। पहले अगर कोई नेशनलिज्म का काम है, अगर कोई राष्ट्रवाद का काम है, वो है इस नवोदारवाद से लड़ना, क्योंकि नवोदारवाद कुछ भी नहीं है, न्यू इंपीरियलिज्म है। न्यू लिबरलिज्म इज न्यू इंपीरियलिज्म। हम लोगों की स्वतंत्रता को, हम लोगों ने जो आज़ादी लड़ के ली है, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा बॉर्डर में विश्वास नहीं करती। हमने बहुत सारे बॉर्डर देखे हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स को टूटते और बनते हुए देखा है। मैं आती हूँ कश्मीर से,
वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरह से भारत कितना अच्छा देश है और तुम कितने खराब हो, और हमारे ऊपर पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस बिठाया जाता है और हम लोगों पर दमन किया जाता है। लेकिन वहाँ पर बैठ के हम लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है इस दमन में अपना कंसेंट दे रहा है, अपनी रजामंदी दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग बाहर आते हैं, जब हम लोग JU जैसी जगह में रिसर्च करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि पूरे देश में तो अपने कश्मीर बना रखे हैं जगह जगह। कुड़नकुलन में मछुआरे अब न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ, परमाणु एनर्जी के खिलाफ में लड़ रहे हैं, आपने उन पर सेडिशन लगा दिया, 5000-8000 लोगों के आपने ऊपर सेडिशन लगा दिया। आप लोग जगह जगह पे लोगों पर दमन करते हैं। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में किस तरह से ऑपरेशन ग्रीन हंट किया गया। ये ऑपरेशन के नाम पे किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है लोगों का, इसको हमने बहुत बढ़िया से देखा। हम भारत सरकार से उम्मीद ही नहीं करते हैं कि वो कश्मीर के बारे में कुछ सोचेगी। वो पहले हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों को, जिस पर वो इतनी दावेदारी करती है, कहती है कि ये भारत का अखंड हिस्सा है, वो भारत का अखंड हिस्सा है, पहले आप उस पर तो बोलिए। दिल्ली जो आपके देश की राजधानी है, वहाँ पर किस तरह से वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को लाया जाता है, पहले उनसे खेलगांव बनवाया जाता है, और जब खेलगांव बन जाता है तब उनको बाहर फेंका जाता है शहर से। उनको कहा जाता है जाकर के दिल्ली के आउटस्कर्ट पे रहो, और उस आउटस्कर्ट पे बाद में रेलवे ट्रैक बनाने के बहाने उनको उस स्लम से भी उखाड़ के फेंका जाता है दिसंबर की ठंड में। आप उस दिल्ली की बात कीजिए, कश्मीर की बात का उम्मीद करना आपसे बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में आप लोग देखते हैं किस तरह से बस्तर में अभी भी जो लोग मानवाधिकार पे काम कर रहे हैं, अगर कोई जर्नलिस्ट भी वहाँ काम कर रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। JU के टीचर वहाँ पर जाते हैं, JU के टीचर वहाँ पर जाते हैं, ऐसे टीचर जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से जो आदिवासी लोग हैं वो स्टेट और माओइस्टों की क्रॉस फायर में किस तरह से वो लोग सफ़र करते हैं। ऐसे लोगों को जो सेंटरिस्ट हैं, जो एकदम बीच की बात बोलते हैं, ना इधर की बात बोलते हैं ना उधर की बात बोलते हैं, उनको आप कह दे रहे हैं कि आप माओवादी हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा, ऐसा कहा जाता है कि माओइस्ट एंटी नेशनल है और उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों को सल्ला जुलूम चाहिए। सल्ला जुलूम को फंड कौन करता है? टाटा और हिसार उसको फंड करते हैं। वो कॉर्पोरेट आर्मीज हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लैंडलॉर्ड पहले अपनी आर्मी रखता था, जमींदार पहले अपनी आर्मी रखता था, अपनी प्राइवेट आर्मी रखता था, और उससे क्या करता था, दलितों को, जो लैंडलेस लेबर है, उसको किस तरह से मारता था, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज ना करे, आदिवासियों को मारता था। यही रणवीर सेना का नया स्वरूप है, सलवा जुडम। और हम लोगों से कहा जाता है कि माओवादी तो एंटी नेशनल है, टेररिस्ट तो एंटी नेशनल है, इंसर्जेंट एंटी नेशनल, धीरे धीरे पूरा देश एंटी नेशनल हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर इसको बहुत गंभीरता से देखें कि आज़ादी से अभी तक इस देश में हो क्या रहा है, जब भी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जब भी ज़मींदार अपनी प्राइवेट आर्मी बनाते हैं, जब भी उनको हथियार देते हैं, जब भी उनको दलितों को मारने के लिए भेजते हैं, उसके लिए स्टेट कोई टर्म इस्तेमाल नहीं करती। आप लोग देखते होंगे बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। कहा जाता है ये जो छत्तीसगढ़ वाला पूरा एरिया है तो रेड कॉरिडोर है, ये तो नक्सल इन्फेस्टेड है, माने जैसे कोई बीमारी हो गई हो नक्सलिज्म, ये तो माओइस्ट इन्फेस्टेड एरिया है। इस तरह से माने इस तरह के टर्म्स जो हैं वो गिराए जाते हैं, वो स्टेट यूज़ करती है। मेरा एक प्रश्न है स्टेट से, मेरा एक प्रश्न है भारत सरकार से और सभी सरकारों से, ये सिर्फ भाजपा की सरकार से नहीं, सभी सरकारें जो आज तक आई हैं। जब रणवीर सेना के गुंडे जाकर के बथानी टोला में, लक्ष्मणपुर बांधे में, मियाँपुर में, नागरी बाजार में, सुंदरू में जाकर के दलितों को मारते हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं है? इसको आप एंटी नेशनल क्यों नहीं बताते? इसको आप कोई टर्म से टेररिस्ट क्यों नहीं बोलते? टेररिस्ट आखिर होता कौन है? टेररिस्ट क्या सिर्फ मुसलमान होता है जिसने पगड़ी बांध रखी होती है वो मुसलमान, वो टेररिस्ट होता है? नहीं, टेररिस्ट वो होता है जो टेरर क्रिएट करता है। और इस वक्त हमारे टाइम का अगर कोई टेररिस्ट है वो मोदी सरकार है, क्योंकि उसने पूरे देश में आतंक मचा के रखा है। अगर किसी को टेररिस्ट बोलना है वो मोदी और अमित शाह का जो पूरा गिरोह है वो टेररिस्ट है। किस तरह से लोगों को टेरराइज किया जाता है हम लोग बढ़िया से जानते हैं, और पुलिस जाकर के किसका साथ देती है ये भी हम लोग जानते हैं। सालों साल तक स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो रणवीर सेना जैसी फोर्सेस पूरे देश भर में है, देश भर में उनका अलग अलग नाम होगा, लेकिन कुल मिला के जो ज़मींदारों की अपनी प्राइवेट आर्मी होती है, जो उनकी फ्यूडल आर्मी होती है, वो जाकर के लोगों को मारती है और पुलिस उनका साथ देती है। और फिर जब वो लोग विद्रोह करते हैं फिर हम कहते हैं अरे अरे देखो कैसे माओवाद आ गया, देखो कैसे माओवादी आ गए, और फिर उनको मारने के लिए हम लोग और पुलिस फोर्स भेजते हैं, CRPF भेजते हैं। वो CRPF के जवान जो हैं उनको उसी वर्ग से रिक्रूट किया जाता है।
उनको हमारे ही वर्ग में से रिक्रूट किया जाता है, उनको जाकर के वहाँ पे भेजा जाता है मारने के लिए। जिस चीज़ का पॉलिटिकल सोल्यूशन करना है उस चीज़ में आप क्या करते हैं, आप सेम वर्ग के लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। मुझे याद है जब हम लोग 3 महीना सड़क पर थे, और जिसका बदला मोदी सरकार आज हमसे ले रही है। मोदी सरकार आते आते स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री बनी तो उन्होंने रिसर्च करने के लिए जो फेलोशिप है उसको ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, हम लोग सड़क पर आ गए, हम लोगों ने 3 महीना धरना दिया। और इस 3 महीने के धरना में हम लोगों ने देखा कि पुलिस के जो लोग हैं उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे थे, वो लगातार इस बात को समझ रहे थे। हम लोगों ने उनसे पूछा, एकदम बेसिक प्रश्न पूछे, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं? आपके बच्चे अगर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे 50,000 रुपया फीस क्यों है? क्या आपके बच्चे IIT IIM जा सकते हैं? क्या उनको लोन लेना पड़ेगा? क्या आप लोन की वापसी कर सकते हैं? क्या आपको लोन वापस करने के लिए खुद को लटकाना तो नहीं पड़ेगा? ये सब प्रश्न हमने उनसे पूछा और वो बढ़िया से समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास में सिर्फ एक जवाब होता है। जब उनको हम पे टियर गैस चलाना होता है, जब हम पे वाटर कैनन चलाना होता है, हमारे सर पे लाठी मारनी होती है, तब वो सिर्फ एक बात कहते हैं, ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर है और इसको मानने की क्या ज़रूरत है? ये किसका ऑर्डर है? ये सरकार का ऑर्डर है, चुनी हुई सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार हम पर लाठी बरसाने का ऑर्डर हमारी पुलिस को देती है, लेकिन किसका फ़ायदा करने के लिए? अगर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगा तो किसका फ़ायदा होगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फ़ायदा होगा, बैंक का फ़ायदा होगा जहाँ से स्टूडेंट्स को लोन उठाना पड़ेगा। उन बैंक्स की सर्विस में, उस WTO की सर्विस में, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस में आपने हमारा रिसर्च फेलोशिप खत्म किया, जो कहता है कि शिक्षा के ऊपर खर्चा मत कीजिए, शिक्षा के ऊपर सब्सिडी मत दीजिए। वो पुलिस उस वक्त उस प्राइवेट बैंक के लिए काम कर रही है, वो पुलिस उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, वो पुलिस उस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही है, ना कि सरकार के लिए, ना कि लोगों के लिए। हमारी पुलिस फोर्स को दमन करने का ऑर्डर दिया जाता है और वो उस ऑर्डर को मानती है। आप लोगों ने देखा होगा, और मैं इस अंतिम बात से अपनी बात खत्म करूंगी, कि जर्मनी का अगर हम लोग इतिहास देखें, वहाँ पर जो पुलिस वाले जो यहूदियों को मार रहे थे, जो यहूदियों को घर से निकाल के, उनके पास पूरी लिस्ट होती थी, जैसे आधार कार्ड से अभी हमारी लिस्ट तैयार की जाएगी, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, इस पूरी लिस्ट को तैयार किया जाएगा कि रामजादे कौन है, हरामजादे कौन है, और वो पुलिस वालों को दी जाएगी। यही आधार जो UID है, इसका पूरा प्रोजेक्ट का यही है कि लोगों पर सर्वेलेंस किया जाए, लोगों की लिस्ट बनाई जाए, उनकी फहरिस्त बनाई जाए। गुजरात में हमने देखा, लोगों ने ये कहा कि जिस वक्त हम लोग मुसलमानों की दुकान तोड़ रहे थे, उनसे पूछा गया कि अगर किसी मिठाई का दुकान का नाम है बीकानेर, तो आपको कैसे पता चला कि ये मुसलमान की दुकान है और उसको तोड़ना है? उन्होंने कहा कि पुलिस लिस्ट सर्कुलेट कर रही थी कि कौन कौन सी दुकानें मुसलमानों की हैं, उनको तोड़वाना है। तो जर्मनी में जब ये लिस्ट सर्कुलेट कर करके लोगों को मारा जा रहा था, यहूदियों को मारा जा रहा था, उस वक्त कुछ लोगों से इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया कि आप इन लोगों को क्यों मार रहे हैं, क्या आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है? उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को तो ऑर्डर मिला है। और यही बात आज हम लोगों को इस आखिरी प्रश्न के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि ये जो अनक्वेश्चन्ड ओबीडियंस है, कि सरकार का ऑर्डर मानना है, क्या ये हमेशा राष्ट्रीय हित में होता है? हमने इमरजेंसी के टाइम पर देखा किस तरह से सरकार इंदिरा गांधी की अपनी सत्ता बचाने के लिए ये बोल रही थी कि फॉरेन हैंड है। हम लोगों को नेशनलिज्म का उस वक्त भी डोज दिया जाता था कि ये तो राष्ट्र हित में हो रहा है, राष्ट्र हित में नहीं हो रहा था, उनकी अपनी सरकार के, उनके अपने वर्ग के हित में हो रहा था। ठीक उसी तरह से आज जो हमको बोला जा रहा है, अगर कोई मोदी के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है, अगर कोई डेवलपमेंट के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है, अगर कोई गरीबी की बात करता है वो नक्सली है, अगर कोई बीफ की बात करता है तो वो टेररिस्ट है। ये जो हमको पूरा ये जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, हम लोगों को इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम लोग इसको बिना क्वेश्चन किए नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप सब लोगों का समर्थन मांगती हूँ। हम लोग आगे भी यहाँ पर आते रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि कॉमरेड रामा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी यूनियन के, वो पहले यहाँ पर आए थे, चंडीगढ़ में आए थे, मैं भी यहाँ पर आई हूँ। हम लोग आगे भी यहाँ पर आते रहेंगे, हम लोग आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। आपका कोई प्रश्न है अगर उसको पूछिए, लेकिन इस एक बात में हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा कि चाहे किसी की सरकार बन जाए, चाहे हमारी ही सरकार बन जाए, तो क्या आप प्रश्न पूछना बंद कर देंगे? नहीं, हम लोग कभी भी किसी की सरकार का भरोसा नहीं कर सकते। हम लोगों को प्रश्न पूछना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय हित में कुछ है, अगर लोगों के हित में कुछ है, वो है प्रश्न पूछना, वो है सवाल करना। क्योंकि संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक क्वेश्चनिंग एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी।
हम लोगों को इस सवाल पूछने की आदत को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये देश बचा हुआ है ये पुलिस और कचहरी की वजह से नहीं बचा हुआ है, ये इसलिए बचा हुआ है कि यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं जो बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, बहुत तरह के मुद्दे रेज करते हैं। उस सवाल पूछने की क्षमता को हमको ज़रूर जिंदा रखना पड़ेगा। हम लोगों को ये पूछना पड़ेगा कि कोई फेक एनकाउंटर फेक कब होता है? क्या वो सिर्फ तब फेक होता है अगर वो आदमी जो मारा गया है वो टेररिस्ट नहीं है? नहीं। अगर वो आदमी टेररिस्ट भी है लेकिन अगर उसे फर्जी एनकाउंटर में मारा जा रहा है, वो एनकाउंटर तब भी फेक है, वो एनकाउंटर तब भी स्टेज है अगर उसको बोला जा रहा है कि तुम भागो और पीछे से उसकी पीठ में गोली मारी जा रही है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो भी फेक एनकाउंटर है। क्योंकि हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं किस तरह से कई सारे केसेस में, कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस में कोई जांच नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। क्या किया जाता है? लोगों को मारा जाता है, लोगों को मारा जाता है, उसके बाद कुछ लोगों को अंदर किया जाता है, बोला इन लोगों ने किया, फिर जब वो छूट गए वो लोगों को किसने मारा इस पर कोई इस पर जो है कोई इस पर बात नहीं होती। जैसे कश्मीर के अंदर एक जगह है पथरीबल, पथरीबल से 5 लोगों को उठाया गया, एक चरवाहा, एक घोड़े वाला, उन सबको उठाया गया, उनके साथ में हथियार रखे गए, उनको मारा गया। ये बोला गया कि ये लोग तो लश्कर तैयबा के टेररिस्ट हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने चिटी सिंहपुरा एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे 35 सिखों को जो है लाइन में खड़ा करके मारा। अब सीबीआई कहती है, सीबीआई तो कोई मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सीबीआई कह रही है कि ये लोग घुसपैठी नहीं थे, ये लोग आतंकवादी नहीं थे, ये लोग तो एक चरवाहा, एक घोड़े वाला, एक किसान, इस तरह के 5 लोगों को ज़बरदस्ती जो है उठा करके फेक एनकाउंटर करके इन लोगों के साथ में हथियार रख के ये बोला गया कि ये लोग लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं जिन्होंने चिटी सिंहपुरा का मैसेकर किया। ये सीबीआई बोल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स उस फेक एनकाउंटर की कभी किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर आपका आस्पा है वहाँ पर। छोड़ दीजिए, चलिए मान लीजिए आस्पा है, चलिए ठीक है, इनको सज़ा नहीं मिल सकती इनके कातिलों को। लेकिन ये तो बताइए कि चिटी सिंहपुरा के अंदर जिन 35 सिखों को मारा, वो किसने मारा? क्यों उसकी जांच नहीं हुई? स्टेट को इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रहा है उसकी सही से जांच करवाने में? क्यों नहीं रीओपन किया जाता चिटी सिंहपुरा के केस को? अगर ये पता चल गया कि जिन लोगों को ये बोल करके इन लोगों ने चिटी सिंहपुरा में जाकर के नरसंहार किया, अगर वो लोग आतंकवादी थे ही नहीं, अगर वो लोग चरवाहे थे, अगर उनका कोई कसूर ही नहीं था, तो उस केस को रीओपन क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल हम लोगों को पूछने पड़ेंगे। इवन आज एक ऐसी स्थिति बनाई गई है जिसमें अफजल गुरु केस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें भी जो लूप होल्स हैं उसके बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी। अगर हम लोग मानते हैं कि पार्लियामेंट अटैक एक बहुत सीरियस अटैक था, अगर हम लोग मानते हैं कि वो देश की गरिमा पर अटैक था, डेमोक्रेसी पर अटैक था, तो आपको पूछना पड़ेगा कि अफजल गुरु के आधे बयान को क्यों लिया गया, पूरे बयान को क्यों नहीं लिया गया जिसमें वो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, उस बयान के उस हिस्से को क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल पूछने की आज़ादी, ये सवाल पूछने की क्षमता को हमको जिंदा रखने पड़ेगा। क्योंकि हिटलर की जर्मनी में जो सारे नरसंहार हुए, जिस तरह से लोगों को मारा गया, जिस तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया, वो सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से ख़त्म हुआ, ओबीडियंस, चुपचाप से बात मान जाना, सरकार की ताबेदारी। हम लोगों को सरकार की ताबेदारी नहीं करनी है, राष्ट्रहित में सवाल पूछने हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का काम, सबसे बड़ा पेट्रियोटिक एक्ट है देश को अपनी सरकार से बचाना। मैं बस इस बात के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मैंने काफ़ी सारा समय लिया, हमें सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।